हेलो बच्चों, ये मोल कंसेप्ट चैप्टर की लास्ट क्लास है। इसके बाद इस चैप्टर में अगर जो भी हमें पढ़ना है वो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट्स थे उन्हें कवर कर लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स को छोड़ के। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी की हाइलाइट्स, और इस हाइलाइट्स से एक बार हम लोग चैप्टर को रिवाइज़ भी करेंगे और साथ साथ हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है उसे कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, चैप्टर का नाम क्या है हमारे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री असल में है क्या, सबसे पहली टर्म तो आप ये समझिए, जो ब्रांच ऑफ साइंस क्या करती है, स्टडी द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यानी कि किस तरीके से बनाया जाता है या फिर किसी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, कोई चीज़ कैसी दिखाई देती है, और रिएक्शंस कैसी होती है किसकी, ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। जैसे कि जो भी हमारे आसपास एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, या फिर और इनसे बनने वाले सब्सटेंस जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब किस तरीके से प्रिपेयर किए जा सकते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, किस तरीके के दिखाई देते हैं और इनकी रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं, इन्हीं सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री कैसे हुई। एक फिलोसफर्स स्टोन है पारस। ठीक है, और इसके बारे में ये माना जाता है कि ये क्या कर सकता है ना, कि जो भी आयरन, कॉपर वगैरह है ना, इसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों के पास ये पारस पत्थर होता था और उसकी वजह से क्या कर देते थे, चीज़ों को सोने में कन्वर्ट कर देते थे, है ना। एक आपने मीडास टच की भी कहानी सुनी होगी कि उसे वरदान मिल जाता है कि वो जिस भी चीज़ को छुएगा वो सोना हो जाएगा। ठीक है, तो पारस पत्थर का भी कुछ ऐसा ही है। अब दूसरा जो है वह एलिक्सर ऑफ लाइफ। ठीक है, इसे हम क्या मानते थे कि ये इमॉर्टैलिटी दे देता है, कि मतलब क्या हो जाएगा, इंसान जो है अमर हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हिंदी में हम बात करें तो हम क्या बोलते थे, अमृत। ठीक है, अमृत अगर कोई पी ले तो क्या हो जाता है, वो अमर हो जाता है, ऐसा माना जाता था। ठीक है, तो ये कुछ और इसके बारे में चीज़ें गिवन है, आप केवल इन्हें एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार पढ़ ज़रूर लेना। ठीक है, तो देखिए फिर हम आगे बात करते हैं आचार्य कनाड। ठीक है, ये बॉर्न हुए थे किसमें, 600 BCE में, और इनको हम किस नाम से बुलाते थे, कश्यप नाम से। इन्होंने पहली बार क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एटॉमिक थ्योरी जो है हम लोगों ने तो डाल्टन के बारे में पढ़ा है। अब आपको अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, ऑप्शन में डाल्टन ना हो, तब आपको आचार्य कनाड टिक करना है। या फिर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तब आपको आचार्य कनाड या कश्यप पे टिक करना है, वरना आप टिक किस पे करने वाले हो, जॉन डाल्टन पे। ठीक है, इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझ लो कि अगर क्या आए तो क्या आपको टिक करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई होगी। फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक में। देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आज जो ह्यूमन का लाइफ स्पैन बढ़ गया है ना, कि कई सारी बीमारियाँ जिनका पहले कोई इलाज नहीं था, आज की डेट में उन बीमारियों का इलाज है। और ये इलाज किस वजह से संभव हो पाया है, ये संभव हो पाया केमिस्ट्री की वजह से। ठीक है, जैसे कि सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। ठीक है, ये जो हैं ये इफ़ेक्टिव ड्रग्स है किस में, कैंसर की थेरेपी में। ठीक है, यानी कि कैंसर जिन पर्सन को हो जाता है तो उन्हें सिस्प्लेटिन और टैक्सोल जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, जो ड्रग AZT है, एजिडोथाइमिडीन, ये यूज़ किया जाता है किसके लिए, एड्स पेशेंट को हेल्प करने के लिए। ठीक है, एड्स आप लोगों को पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और अब हम बात करते हैं मैटर की। देखिए मैटर की आप लोगों ने सेम डेफिनेशन क्लास 9th में भी पढ़ी है। ठीक है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ हम लोगों का कुछ ना कुछ मास भी है, तो हम लोग भी क्या है, मैटर हैं। बुक, पेन, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ठीक है, कुछ भी आप ले लो, मोबाइल फ़ोन, सभी चीज़ों का क्या है, मास है, और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यानी कि सभी के सभी क्या है, मैटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स में क्या होता है, सब कुछ ऑर्डरली फैशन में होता है। ठीक है, यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कम होती है। सॉलिड ऐसा थोड़ी ना कि इधर उधर जाता रहता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। ठीक है,
लिक्विड्स में अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें गैस में तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनमें मूवमेंट क्या होता है, बहुत आसानी से होता है। ठीक है। सॉलिड्स के अंदर एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है, यानी कि सॉलिड को किसी भी बर्तन में डाल दो, ठीक है, उसका शेप बदलेगा नहीं, उसका शेप सेम ही रहने वाला है। ठीक है। और उसकी वॉल्यूम भी एक फिक्स डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है। उसकी वॉल्यूम भी चेंज नहीं होती। आप कंटेनर चाहे 1 लीटर का लो, चाहे 10 लीटर का लो, चाहे 100 लीटर का लो। लिक्विड की हम बात करें अगर, तो लिक्विड का भी वॉल्यूम तो सेम ही होता है, लेकिन उसकी शेप सेम नहीं होती। ठीक है। जिस बर्तन में डालोगे उसकी ये शेप ले लेता है। अब अगर हम बात करें गैस की, तो गैसेस के अंदर तो ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होती है। ठीक है। आप क्या करोगे, इसको अगर मान लो 1 लीटर गैस को आपने छोटे से 1 लीटर के कंटेनर में डाल रखा था तब भी ठीक है। अगर आपने इसको पूरा 1000 लीटर के रूम में भी अगर मान लो खोल दिया, ठीक है, बहुत बड़े रूम में भी अगर खोल दिया तो पूरे रूम को भी वो ऑक्यूपाई कर लेगी। तो ना तो इनका डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही इनकी डेफिनेट शेप है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इनको हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करके, सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस को चेंज करके। ठीक है। जैसे सॉलिड से लिक्विड आप बना सकते हो, अगर आप हीट करोगे तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड से आप गैस बना सकते हो अगर आप उसको और हीट करोगे। ठीक है। सिमिलरली यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉलिड से गैस की तरफ मूवमेंट होगा। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ मूवमेंट होगा। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। देखिए मिक्सचर क्या होता है, 2 तरह के आपको मैटर यहाँ पे दिखाई देंगे क्लासिफिकेशन, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या होगा, कुछ चीज़ें मिक्स होती हैं ना, इसमें क्या होता है, कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल इसके अंदर होते हैं। ठीक है। किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने पानी के अंदर चीनी मिला दी, ठीक है, अब मैंने कितनी मिला दी भाई, 10 ग्राम मिला दी, 20 ग्राम मिला दी, 30 ग्राम मिला दी, 40 ग्राम मिला दी, कुछ भी मिला दी। ठीक है। तो कोई फिक्स रेशियो नहीं है। ठीक है। किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। जैसे शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी, है ना, चाय बनाते हैं तब भी उसके अंदर जो चीज़ें डालते हैं वो भी ये मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। अब मिक्सचर ना 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस के अंदर क्या होगा कि पूरा जो कंपोनेंट है ना वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। जैसे कि जब मैं पानी के अंदर चीनी डालता हूँ, तो पानी के अंदर जब मैंने चीनी डाली, उसे घोल दिया ना, तो पूरे में एक जैसा ही स्वाद आएगा ऊपर से नीचे तक। इसका मतलब क्या है कि चीनी के पार्टिकल पानी के साथ बिल्कुल घुल चुके हैं बराबर। ठीक है। वहीं अगर मान लो मैं पानी के अंदर मिट्टी डाल देता हूँ, तो मिट्टी क्या होगी, नीचे जाके बैठ जाएगी। ऊपर तो बिल्कुल जरा सी मिट्टी होगी और नीचे क्या होगी, बहुत सारी मिट्टी होगी। ठीक है। तो इस तरह में क्या है, पूरे में एक जैसा नहीं है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है। जैसे मिट्टी, मैंने आपको एग्जांपल दिया, पानी के अंदर मिट्टी विजिबल है। इसी तरीके से आप देख सकते हो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है। ग्रेन्स एंड पल्सेस अलॉन्ग विथ सम डर्ट। कई बार क्या होता है कि जो दालें होती हैं ना, उनके अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। ठीक है। वो हो गया, ये भी हेट्रोजीनस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। देखो प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इनके अंदर एक फिक्स कंपोजिशन होती है। ठीक है। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज, ये सब एग्जाम्पल है किसके, प्योर सब्सटेंस के। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ वाटर, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर H2O होता है वाटर, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन अगर हैं तो 1 ऑक्सीजन होगा। कहीं पे भी चले जाओ, ये कंपोजिशन बिल्कुल नहीं बदलेगी, बिल्कुल सेम रहने वाली है। अगर मान लो 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा, बिल्कुल सेम होगा, कहीं भी जाओ हमेशा सेम होगा। यही क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस। ठीक है। फिक्स्ड कंपोजिशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। देखो एलिमेंट के अंदर केवल एक ही टाइप का एटम होता है। अब बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न आता है कई बार। जैसे अगर मैं बोलता हूँ एक टाइप का एटम है, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, ये तो आप बोलोगे कि सर हाँ एक ही तरह का एलिमेंट है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों की दोनों ही क्या है, एलिमेंट हैं। लेकिन जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्या O2 एक एलिमेंट है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एक टाइप के एटम का मतलब क्या है, एक टाइप के एटम का मतलब है कि एक ही तरह के सारे एटम होने चाहिए, कितने भी हों, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ऑक्सीजन के यहाँ पे दोनों एटम है ना,
तो इसका मतलब ये एलिमेंट है। अगर मैं बोलता आपसे O3 यानी कि ओजोन, तो वो भी बिल्कुल एलिमेंट ही होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एक ही तरह के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई कि एक ही तरह के अगर एटम है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपाउंड के बारे में। देखो कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक डेफिनेट रेशियो के अंदर, तो जो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है वो ऑब्टेन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे H2O में क्या है भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। जैसे मैं आपसे बोलूँ CO2 में क्या है भाई? आप लोगों को दिखाई दे रहा है कार्बन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड जो है ना उसको सेपरेट नहीं कर सकते किससे? सिंपल मेथड से, फिजिकल मेथड से। ठीक है, ये सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? केमिकल मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि ठीक है, बहुत सारे अलग अलग केमिकल मेथड्स हम लोगों को यूज़ करने पड़ते हैं। इनके एग्जांपल क्या है? वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, है ना, ये कुछ एग्जांपल्स है किसके? कंपाउंड के। नाउ आगे हम बात करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड जो है ना वो डिफरेंट होती है किससे? फ्रॉम दोस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या है? बर्न करता है पॉप साउंड के साथ, है ना, हाइड्रोजन आसानी से बर्न करता है बहुत। और ऑक्सीजन जो है ना ये कंबशन का सपोर्टर है, कहीं पे आग लगती है ना तो वो उसको बढ़ाता है। ठीक है, इसीलिए पता है क्या होता है कि जब जंगल में आग लगती है ना तो जंगल में आग बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि जंगल में ना ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। तो क्या कर रहा है? ये आग को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, बट वाटर इज़ यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन देखो पानी का काम क्या है? पानी का काम है आग बुझाना। तो भाई एक जलने वाला है और एक जलने में मदद करने वाला है, लेकिन जो इन दोनों से मिल के बना वो क्या है? आग को बुझाने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। फिर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कलर, किसी चीज़ का कलर देख लिया, ऑर्डर, कोई चीज़ कैसी स्मेल आ रही है उसमें से, ठीक है, वो देख लिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी देख ली। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन, ठीक है, कंबस्टिबिलिटी, ठीक है, जलने से रिलेटेड हो गया, रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेस की कोई किस तरीके से एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें किस में गिनते हैं हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में गिनते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो इंग्लिश सिस्टम जो है एंड द मैट्रिक सिस्टम वर बीइंग यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूज़ हो रहे थे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इसे हम क्या बोलते हैं? SI बोलते हैं। ठीक है, SI के अंदर 7 बेस यूनिट है। देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जब भी कोई मेज़रमेंट की यूनिट देखी तो हमें क्या करना था? उसे स्टैंडर्डाइज़ करना था। और जब हमने उसको स्टैंडर्डाइज़ कर लिया, स्टैंडर्डाइज़ क्यों करना था कि अगर मान लो अलग अलग कोई पर्सन मेज़र कर रहा है तो अलग अलग वैल्यूज़ की आ सकती है, तो वो अलग अलग वैल्यू ना आए इसलिए हमने क्या किया? यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज़ कर लिया। और यूनिट्स को जब हमने स्टैंडर्डाइज़ किया तो हमने 7 बेस यूनिट चुनी, 7 ऐसी यूनिट चुनी जिसके बेसिस पे हम बाकी सारी हमारी यूनिट्स को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ के लिए, लंबाई अगर किसी चीज़ की मापनी है तो हमने क्या यूज़ किया? मीटर। मास के लिए हमने क्या यूज़ किया? किलोग्राम। ऐसा यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिंबल भी लिखे हुए यहाँ पर, स्मॉल l, स्मॉल m। ठीक है, टाइम के लिए हमने क्या यूज़ किया? सेकेंड। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने क्या यूज़ किया? एम्पेयर। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर के लिए हमने क्या यूज़ किया? केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने क्या यूज़ किया? मोल। और ल्यूमिनेट इंटेंसिटी के लिए हमने क्या यूज़ किया? कैंडेला। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में? CD। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये SI यूनिट्स को यहाँ पर देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए प्रीफिक्सेस जो कि यूज़ होते हैं किसमें? SI सिस्टम में। अब ये देखो इनमें से कुछ प्रीफिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रीफिक्स आते हैं ना वो आते हैं 10⁻⁻18 से लेके 10⁻9 तक। यूजुअली यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 10⁻18 अगर कहीं पे है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एट्टो। ठीक है, 10⁻15 फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इनसे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे आपको रिलेशन बना के वो दे देगा, है ना, कि जैसे मान लो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, या फिर मतलब मान लो कि किलोग्राम में आपको वैल्यू दे दी, आपसे उसने पूछ लिया मेगाग्राम में निकालो या मिलीग्राम में निकालो,
ठीक है, या माइक्रोग्राम में निकालो, ऐसे वो बदल बदल के आपसे वैल्यूज़ पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो मास और वेट की अगर हम बात करें तो मास जो है वो क्या होता है, मास जो है अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर किसी चीज़ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और वेट क्या होता है, जो फोर्स ग्रेविटी लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, मास और वेट के बीच में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि कई बार केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं और कई बार मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं, ठीक है। पर असल में हमारा जो मतलब है वो किससे होता है, मास से ही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं हम वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम जो है क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। वॉल्यूम किसको बताता है कि कोई चीज़ कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिया है एक एनालिटिकल बैलेंस। अब ये जो कि एनालिटिकल बैलेंस है, 1 लीटर जो है ये कितना 1000 ml, ठीक है। अब 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं, 1000 ml, ठीक है। और 1000 सेंटीमीटर की क्यूब में क्या होता है 1, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर की क्यूब के अंदर क्या मिलेगा आपको देखने को, 1 डेसीमीटर की क्यूब, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर की क्यूब में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 डेसीमीटर की क्यूब। ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखो ये चारों यूनिट एकदम सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जितनी भी ये वैल्यूज़ गिवन है ना, ये सब एक दूसरे के बराबर हो रही है, ठीक है। ये भले ही यहाँ पर कॉमा लगा दिया है लेकिन ये चारों जो हैं एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। तो अगर मान लो एक आपको गिवन है तो दूसरी आप इसके बेसिस पे आसानी से निकाल सकते हो। देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है ये यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, टू प्रिपेयर अ नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आप लोगों ने लैब में ज़रूर यूज़ किया होगा। इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर जो भी आपको सॉल्यूशन बनाना है वो भरते हो, ठीक है। जिसका भी आपको सॉल्यूशन बनाना है वो वे करके डालते हो और इसके अंदर पानी डालते हो, ठीक है। पानी कहाँ तक भरते हो, इसके मार्क तक भरते हो और उसके बाद क्या करते हो, इस बॉटल को शेक करके उस सॉल्यूशन को आप बना लेते हो, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है, एक नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेंसिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, देखो मास की एसआई यूनिट है केजी और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि मीटर का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसके बीच में और डिग्री सेल्सियस के बीच में, दोनों ही क्या है, टेम्परेचर को मेज़र करने की यूनिट है। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। और केल्विन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, वाटर का जो हम लोग क्या लेते हैं 0 डिग्री टू 100 डिग्री लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 0 डिग्री टू 100 डिग्री लेते हैं, 100 डिग्री क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और जो 0 डिग्री है वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। अब इसी के बेसिस पे अगर आप वैल्यू निकालोगे तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या आती है, 0 डिग्री वाली वैल्यू आती है इसमें 32 डिग्री और 100 डिग्री वाली वैल्यू इसमें आती है 212 डिग्री, ठीक है। जो हमारे थर्मोमीटर होते हैं वो भी किस में होते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर ही होते हैं। केल्विन जो है ये क्या है, ये टेम्परेचर है, ये भी एक टेम्परेचर की यूनिट है और ये क्या है, एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। केल्विन किसके बराबर होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15। केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता। केल्विन स्केल शुरू ही कहाँ से होता है, 0 से शुरू होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। देखो कई बार क्या होता है ना कि जब हम कोई कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कोशिश तो ये करते हैं कि भाई हमारी मेज़रमेंट जो है एकदम एक्यूरेट हो। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मेज़रमेंट एकदम 100% एक्यूरेट है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ गलती तो हो ही सकती है। तो वही क्या होती है, अनसर्टेनिटी, जो हमें पक्का नहीं पता है ना, जिस चीज़ के बारे में हमें एकदम श्योर नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर मैं बात करूँ स्केल की, तो स्केल में क्या होता है ना, नॉर्मल जो स्केल आते हैं उसमें ना आप लोगों को सेंटीमीटर दे रखा होता है और बीच में ना 10 लाइनें होती हैं ना, 9 लाइनें होती हैं, वो अल्टीमेटली 10 टोटल पॉइंट बनते हैं, ठीक है। अब ये जो 10 टोटल पॉइंट बन रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आपने मेज़र किया किसी चीज़ का लेंथ 1.2 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो, क्या आपने 1.2 तो मेज़र कर लिया पर 1.2 एग्जैक्ट क्या है, ठीक है, ये आप श्योर नहीं हो पाते। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो 1.2 आप श्योर नहीं हो रहे। जैसे मान लो ये
अभी कोई चीज़ आपने रखी इसके ऊपर तो ये यहाँ पे कहीं आ रही है, ठीक है। अब आप एग्जैक्ट श्योर नहीं हो कि चीज़ कहाँ पर है, 1.2 पे ही है क्या एग्जैक्ट, तो ये चीज़ क्या है, वेरी कर रही है ना 1.2 1.3 के बीच में। तो जो लास्ट वाली यूनिट है ना वो क्या है, अनसर्टेन हो गई, उस चीज़ के बारे में आप एग्जैक्टली नहीं जानते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, दरअसल जब हम केमिस्ट्री के अंदर चीज़ों को लिखते हैं ना तो हम लोगों को बड़े बड़े यूनिट से डील करना पड़ता है। जैसे देखो, अगर ये क्या लिखा हुआ है, 1 मोल एटम के लिए लिखा हुआ है। अब सोचो 1 मोल कितना बड़ा यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मास लिखा हुआ है किसका, एक हाइड्रोजन एटम का। अब सोचो कितनी छोटी यूनिट लिखी हुई है। अब अगर आप इतनी बड़ी बड़ी और इतनी छोटी छोटी यूनिट बार बार कॉपी में लिखने लगो तो आप लोगों के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या, साइंटिस्ट लोगों के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, सबके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो 10 लिखे हुए हैं ना, ये जो भी आ रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसे पावर में ले लेते हैं, ठीक है। और यही हमारा क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन। इसमें क्या करते हैं हम, कैपिटल N इंटू 10⁻N की टर्म्स में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये जो कैपिटल N है ना, यानी पहले वाले जो नंबर है, इसकी वैल्यू कभी भी 1.00 से छोटी नहीं होती और 9.99 से बड़ी नहीं होती, ठीक है। अब जैसे ये अगर लिखा हुआ है मेरे पास 232.508, अब मैं साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को 1 से बड़ा और 9.99 से छोटा लेना है बस। तो क्या करूँ, अगर मैं इस 2 डेसिमल को लेफ़्ट साइड में सरका देता हूँ तो इसका मतलब 10 की 2 पावर ऊपर आ जाएगी, ठीक है। 10 की 2 पावर से इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों, अब देखो इसको 100, ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 100 को वापस से मल्टीप्लाई कर दो, इससे सेम आ जाएगा। तो यही आपको चेक करने का भी तरीका हो गया कि भाई साइंटिफिक नोटेशन हमने सही लिखा था, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में जब भी आप क्या करते हो, डेसिमल को लेफ़्ट में सरकाते हो तो पावर क्या होती है, बढ़ती है। जब भी आप डेसिमल को राइट में सरकाते हो तो पावर क्या होती है, घटती है। जैसे यहाँ पर देखो, सिमिलरली 0.00016, इसको आप कैसे लिखोगे भाई, अब 1.6 बनाना पड़ेगा आपको। इसको राइट में 4 आगे जाओगे, 4 जाओगे तो पावर माइनस में आएगी, माइनस की कितनी आएगी, 4। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻4, ये आप लिख दोगे क्या, इसकी साइंटिफिक नोटेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। चलो एक काम करते हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इसे इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।